नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। और इसमें जो है अपने सिलेबस में दिए हुए हैं 9 अध्याय। टोटल इसमें अध्याय कितने हैं? 17। और 9 में से ये अपना लास्ट अध्याय है, अध्याय 14। ठीक है। इसके बाद जो अध्याय है 15, 16, 17 वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 14 इसका क्या नाम है? नियंत्रण। और इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? 309 से लेकर के 327 तक। इससे पहले जो है हम धारा 298 से लेकर के 308 तक अध्याय 13 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको देखें, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको लिंक हो और समझ में आए। तो अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसमें सारे नगर पालिका के बारे में थे। नगर पालिका ये कर सकती है, नगर पालिका वो कर सकती है, सारी नगर पालिका की शक्तियों के बारे में थे। लेकिन अब उस पर नियंत्रण भी तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए अध्याय 14 में उस नगर पालिका पर नियंत्रण किसका? राज्य सरकार का। और उसके क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार से वो नियंत्रण कर सकती है, वो सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे? अध्याय 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अध्याय 14 को पढ़ते हैं। अध्याय 14 का नाम है नियंत्रण। और धारा ये तो आपने देख लिया है, 309 से लेकर के 327 तक। सबसे पहली धारा है धारा 309। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। तो ये सारी नियुक्तियां कौन करेगा? सीधी सी बात है, राज्य सरकार करेगी। शक्तियां और कार्य कहाँ से होंगे? तो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, या फिर इस अधिनियम के द्वारा या फिर प्रत्यायोजन के द्वारा इनको कार्य और शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इसकी सहायता के लिए राज्य सरकार चाहे उतने अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, बहुत सिंपल धारा है। 14 बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए धारा 310 में लिखा हुआ है निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां। अब किसकी शक्तियां हैं? निरीक्षण और पर्यवेक्षण की। किसके बारे में है? नगर पालिका के बारे में। कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकती है, सीधी सी बात है। अब क्या क्या कर सकती है वो हम डिटेल से देख लेते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, या तो राज्य सरकार स्वयं या इसके द्वारा कोई नियुक्त प्राधिकारी। ठीक है, उसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी? तो नगर पालिका के किसी संस्था के अधिभोग, क्या कोई स्थावर संपत्ति है, नगर पालिका की ब्रांच होती है, नगर पालिका कार्यालय जो भी है, कार्यस्थल है आदि की जांच के लिए कभी भी प्रवेश कर सकता है। कौन? ये या तो राज्य सरकार या फिर प्राधिकृत अधिकारी। दूसरा, भाई उसको अगर ऐसा लगे कि भाई नगर पालिका को दस्तावेज है, पुस्तक है, कोई भी लेखे जोखे हैं, उनकी अपने को जांच करनी है, तो वो नगर पालिका से मंगवा सकता है, मंगवा कर जाँच कर सकता है। ठीक है, दूसरी शक्ति ये होगी। तीसरी शक्ति उसको यह है कि मान लो नगर पालिका ना नुकर करेगी, हम ये जो है ये डॉक्यूमेंट दिखाने में हम असमर्थ, हम नहीं दिखा सकते, तो फिर वो प्राधिकारी बोलेगा लिखित में दो, कारण बताओ क्यों नहीं दिखा सकते, तो लिखित उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है। वैसे भी गवर्नमेंट के सारे काम जो है रिटर्न में होते हैं, लिखित में ही होते हैं, वरना लोग मुकर जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। इसलिए सारे काम एक नोट पेड चलता रहता है ना, तो उसमें लिखते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या अधिकार होते हैं प्राधिकारी को? तो नगर पालिका के किसी मामले में जांच संचालित करने की और जांच रिपोर्ट सौंपने की शक्ति किसके पास होगी? नियुक्त प्राधिकारी के पास। तो ये है। इसके अलावा और क्या है? तो नगर पालिका के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य जो है वो उपखंड अधिकारी, SDM से नीचे रैंक के अफसर द्वारा नहीं किया जाएगा। इससे ऊंची रैंक का कोई अधिकारी है उसी को प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और वही जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 311 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। तो यही तो हमने 310 में पढ़ा है। 310 में ये पढ़ा है कि देखो ऊपर वापस देखो इसको एक बार। 310 में क्या लिखा हुआ है कि निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियाँ। ठीक है, और 311 में लिखा हुआ है नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की होगी। ठीक है, वो कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है और अभिलेखों की जांच कर सकता है। तो 311 और 310 एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर देखिए 312 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित। अगर नगर पालिका ने कोई ऐसा आदेश दिया है जो जनहित में नहीं है, ठीक है, या फिर जनहित हानि होने की संभावना है, या फिर तर्कपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो नगर पालिका क्या कर, राज्य सरकार क्या कर सकती है? उसको निलंबित कर सकती है। उसकी प्रोसेस क्या होगी? देखो, यदि नगर पालिका के किसी आदेश का निष्पादन जनता को हानि पहुंचाने वाला हो, या संभावना हो, या फिर शांति भंग हो, अहितकर हो, उससे दंगे भड़क सकते हैं मान लो, या फिर विधि विरुद्ध हो, तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अपने हस्ताक्षरों से लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को निलंबित कर देगा या प्रतिशत कर देगा, और इसके एक फोटोकॉपी किसको भेजेगा? राज्य सरकार को भेजेगा, और जो प्रभावित नगर पालिका है जिसके बारे में ये है उसको भेजेगा। नगर पालिका को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, फिर राज्य सरकार अपने विवेक बुद्धि से उसमें चेंज कर सकती है, उसको अस्थायी रूप से बंद कर सकती है। ठीक है, इसको एक तरीके से और आप समझ सकते हो डायग्राम के थ्रू। देखो, अगर नगर पालिका का कोई आदेश या कार्य है
वो जनता को हानि पहुंचाने वाला है, पहली बात, या फिर संभावना है। शांति भंग हो सकती है, अहितकर है जनता के लिए, या फिर विधि विरुद्ध है। अगर ये कारण है उस आदेश के, तो जो अधिकारी है वो अपने हस्ताक्षर करेगा और लिखित में आदेश पारित करेगा और कार्य को निलंबित कर देगा। इसकी एक फोटोकॉपी राज्य सरकार को भेजेगा। दूसरी नगरपालिका, जो प्रभावित नगरपालिका है जिसके बारे में यह आदेश है, उसको भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, नगरपालिका को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार को जो उचित लगे अपने विवेक बुद्धि से कि इसको निलंबित करना है या फिर इसको कुछ परिवर्तन करके वापस लागू करना है, वो नगरपालिका वो राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 313 में लिखा हुआ आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ। तो आपात की सिचुएशन में असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होंगी डीएम को। डीएम क्या कर सकता है, किसी कार्य को किए जाने की व्यवस्था कर सकेगा। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जैसे आपातकालीन कोई स्थिति है, मान लो जैसे कोरोना के अंदर क्या है, इसको सैनिटाइजेशन का करवाना था, तो इसने सैनिटाइजेशन का ऑर्डर दे दिया तुरंत ही। ठीक है, कोई गंभीर स्थिति थी, तो अब इसका खर्चा जो है वो किससे लिया जाएगा, ये लिया जाएगा नगरपालिका से। ठीक है, अगर नगरपालिका इसका खर्चा नहीं देती है तो फिर डीएम ऐसे अधिकारी को बोलेगा जो नगरपालिका निधि की रक्षा करता है या विरक्षक है, उसको बोलेगा कि भाई साहब ये आपको खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ धारा 313 में। उसके बाद धारा 314 क्या कहती है कि आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार के अध्यपेक्षा का अनुपालन करना। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, आपातकालीन सिचुएशन है कि हमें और कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस दौरान नगरपालिका राज्य सरकार को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, जैसे ऐसी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है आपात की सिचुएशन, जैसे कोई युद्ध है, अकाल है, खतरनाक रोग हो गया, बाढ़ है, मेले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो चुनाव के दौरान भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिनियुक्ति पर उनको नियुक्त किया जाता है, चुनाव ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, आदि अवसरों पर व्यवस्था के लिए प्राधिकृत अधिकारी के आदेश पर नगरपालिका कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी और उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार व नगरपालिका में अनुपातिक रूप से बांट लिया जाएगा। देखिए धारा 315 क्या कहती है, सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। ठीक है, अभिकरण मतलब एजेंसी। ठीक है, सार्वजनिक संक्रमण मतलब कार्य, तो सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए करने के लिए अभिकरण या एजेंसी की नियुक्ति की जा सकती है। तो ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य हो जो राज्य सरकार को ये लगे कि इसमें थोड़ी प्रोफेशनल जो ट्रेंड जो व्यक्ति है ना वो करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, ऐसे कार्यों को एजेंसी को सौंपेगी, किसी भी अभिकरण या एजेंसी को सौंप सकती है। और उसका जो निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य है वो राज्य सरकार कर सकती है या नगरपालिका, दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी और नगरपालिका निधि से लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें प्रोफेशनल कुशलता की आवश्यकता है वो राज्य सरकार चाहती है कि ऐसे व्यक्ति ऐसी एजेंसी से करवाया जाए जो प्रोफेशनल है। ठीक है, और उसका खर्चा किससे लिया जाएगा, नगरपालिका से लिया जाएगा। ये कहती है धारा 315। उसके बाद अब देखिए धारा 316 में लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। तो राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं उनके बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं। तो कोई स्थायी प्रकृति का कोई कार्य है जो निवासियों के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो निर्माण कार्य कौन करवा सकती है, राज्य सरकार करवा सकती है। ठीक है, उस कार्य का प्रबंध नगरपालिका को सौंप भी सकती है और वापस भी ले सकती है, ये विशेष उपबंध। दूसरा, ऐसे कार्य की लागत ब्याज सहित नगरपालिका निधि से वसूल की जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति का जिसका नगरपालिका की ओर से धन बकाया हो उसे तुरंत नगरपालिका निधि से भुगतान करवाना होगा। ऐसा कोई भी कार्य जो है वो अगर स्थायी प्रकृति का है, नगर राज्य सरकार को लगता है कि इसको कुशल तरीके से करवाया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार जो है उसका निर्माण करवा सकती है और उसका प्रबंध नगरपालिका को सौंप भी सकती है, वापस भी ले सकती है। और दूसरी बात, उसका जो खर्चा लगता है वो ब्याज सहित किससे लिया जाएगा, नगरपालिका से वसूल किया जाएगा। अब देखिए धारा 317 में लिखा हुआ है नगरपालिका मामलों में राज्य सरकार द्वारा जांच। मतलब नगरपालिका से कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, किसी चीज़ का उल्लंघन किया है, नगरपालिका से संबंधित जो भी मामला है उसकी जांच के लिए सरकार की क्या शक्ति होगी, तो नगर सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगी। ठीक है, जांच अधिकारी किसी भी सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। अब जांच अधिकारी को नियुक्त करने के बाद उसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसके जो उसको जांच में मदद करती हैं। ठीक है, तो उसको जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जांच के दौरान वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अकॉर्डिंग प्राप्त होती हैं सिविल न्यायालय की शक्तियाँ। ये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं वो आप देखिए। तो वो दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है कि जिसको भी उसको कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो वो बाध्य करेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, शपथ पर साक्ष्यों का परीक्षण कर सकता है।
उसके बाद गवाहों को पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है कि जो भी साक्षी है, जो भी गवाह है, उसको पेश किया जाए। और दूसरा, अगर उसको गवाही के लिए बुलाया जाता है कहीं से, उसके काम को, जैसे कोई कहीं बाहर काम करता है तो उसको गवाही देने के लिए बुलाए हैं, तो उसका खर्चा तो लगेगा ना, उसका किराया वगैरह लगेगा, तो वो उसको दिलवाया जा सकता है। स्थगन कर सकता है कार्रवाई को, कि जांच चल रही है और बोलेगा कि भाई चलो आज पोस्टपोन करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सबूतों की जांच कर सकता है, प्रकटीकरण और निरीक्षण कर सकता है, गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है, उनको समन भेज सकता है। ठीक है, तो ये शक्तियाँ किसको प्राप्त होंगी? जांच अधिकारी को प्राप्त होंगी जांच के दौरान। तो ये किस में लिखा हुआ है? धारा 317 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए धारा 318 क्या कहती है? 318 कहती है कि कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। मतलब कर्मचारी वर्ग, अब नगर पालिका क्या करती है कि मान लो किसी कार्य को ठेके पे दिया, या फिर किसी भी मतलब आवश्यकता थी और कर्मचारियों को नियुक्ति की, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा आदमी लगा लिए खुद के, कि भाई काम 5 लोगों का था, उन्होंने क्या किया 10 लगा लिए, या फिर 5 लोग ही लगाए थे, इनका वेतन ज़्यादा कर दिया। तो इसको अपव्यय को रोकने के लिए राज्य सरकार को, नगर पालिका को कह सकती है। देखो, यदि राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका द्वारा नियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या या पारिश्रमिक वेतन ज़्यादा है, तो सरकार इसको कम करने के लिए कह सकती है। और राज्य सरकार अगर ये कम नहीं कर सकता, तो इसकी जो अनुपालना के लिए राज्य कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी किसको? राज्य सरकार को। अगर अधिक कर्मचारी अधिक हैं तो अतिशेष कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। और दूसरा, सरकार इसके अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर सकती है कि भाई आप ध्यान रखना नगर पालिका से कर्मचारियों को अपव्यय नहीं करें। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 319। धारा 319 में लिखा हुआ है नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम, मतलब कोई दोष किया गया, नगर पालिका ने कोई उल्लंघन किया, कोई किसी नियम विरुद्ध कार्य किया, ठीक है, करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। अगर कोई ऐसा व्यतिक्रम करती है, कोई उल्लंघन करती है नगर पालिका, तो उसको पालन करवाने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास होगी। वो देखो वो कैसे होगी। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार को शिकायत मिलेगी या कोई सूचना प्राप्त हुई, ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? जांच, पहले तो आवश्यक जांच करवाएगी। आवश्यक जांच पर करवाने के बाद में अगर नगर पालिका दोषी पाई जाती है तो उसको एक टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस गलती को सुधार लो, या तो नहीं सुधारते हो तो फिर नगर पालिका अनुपालन नहीं करती है तो फिर सरकार क्या करेगी? एक ऐसे अधिकारी को, व्यक्ति को नियुक्त करेगी, ठीक है, और वो जांच करेगा, और उसकी जो वेतन है, जो उसका जो खर्चा होगा वो किससे लिया जाएगा? नगर पालिका से लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझो आप। डायग्राम देखो, राज्य सरकार को शिकायत या सूचना मिलेगी, भाई नगर पालिका ने कोई गड़बड़ी की है, कोई उल्लंघन किया है किसी चीज़ का, या फिर कोई गलत कार्य किया है। उसके बाद नगर पालिका, जो राज्य सरकार है, इसकी आवश्यक जांच करवाएगी। भाई सूचना जो है वो झूठी भी तो हो सकती है शिकायत, तो अगर वो दोषी पाया जाता है नगर पालिका तो उसको निश्चित समय दिया जाएगा। निश्चित समय में पालन नहीं करते हैं तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, और उसका जो खर्चा और पारिश्रमिक है वो किससे लिया जाएगा? नगर पालिका से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धारा 320। धारा ये अध्याय 14 जो है, अध्याय 12, 13 और 14 तीनों ईजी हैं। ठीक है, इनमें यह है कि अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया ना इनको, तो भी आपको समझ में आ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर होने की आवश्यकता है आपको, बस बार बार रिविजन करेंगे आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद है धारा 320। नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग, मतलब अगर नगर पालिका की स्थापना हुई नहीं है, हमने क्या किया? नगर पालिका की घोषणा कर दी, घोषणा के बाद क्या किया? चुनाव होने बाकी है, अब निर्वाचन हुआ नहीं है कंप्लीट, तो इस नगर पालिका को कौन संभालेगा? इसको संभालने की शक्तियाँ किसके पास होंगी? वो इस धारा में, धारा कौन बताती है? धारा 320 बताती है। देखो क्या लिखा हुआ है, नई नगर पालिका के सर्जन अर्थात चुनाव संपन्न होने तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, कोई समिति गठित कर सकती है, या किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो क्या करेगा? नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उसी को नगर पालिका समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसे नगर पालिका का सर्जन होगा, कहीं नगर पालिका की घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद में 6 माह के पश्चात प्रथम निर्वाचन जैसे ही होता है, नगर पालिका गठन होगा। ये जो निर्वाचित अधिकारी है या जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया था राज्य सरकार ने, वो नव निर्वाचित नगर पालिका को अपना पूरी शक्तियां, कार्य सौंप देगा। और उसके बाद तो ऐसा अधिकारी जो है या समिति, प्राधिकारी जो भी है, कोई भी नया कर नहीं लगा पाएंगे। वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे लेकिन नया कर अधिरोपित नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिखा हुआ है धारा 320 में। अब देखिए धारा 321। धारा 321 में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, सरकारी देयों का संदाय करने का
निर्देश देने की सरकारी, तो बिल्कुल इजी धारा है कि जिसके पास नगर पालिका निधि का कंट्रोल है, राज्य सरकार उसको सरकारी भुगतान करने को कह सकती है। इसको ढंग से पढ़ो। देखो, यदि नगर पालिका राज्य सरकार को दे किसी राशि के भुगतान का उल्लंघन करती है, नगर पालिका पैसे नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका निधि के संरक्षक को बोलेगी कि भाई साहब आप सरकारी भुगतान करो। ठीक है, ये लिखा हुआ है धारा 321 में। उसके बाद देखिए धारा 322, क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। कब कर सकती है, जब एक तो नगर पालिका की बस की बात नहीं है, अब क्षमता नहीं रही उसके पास, ठीक है, सक्षम नहीं है वो। दूसरा, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, तो विघटित हो सकता है। अब ये नगर पालिका जो है किस किस स्थिति में विघटित हो सकती है वो देखिए आप। कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब 2/3 सदस्य जो है वो रिक्त है, 2/3 सदस्य क्या है, रिक्ति पर है। कर्तव्यों का बार बार उल्लंघन कर रही है, या फिर शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग कर रही है, ठीक है, या 2/3 या इससे अधिक पदों पर रिक्ति है, तो क्या हो सकता है, नगर पालिका सरकार जो है नगर पालिका को विघटित कर सकती है। इसके बाद कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विघटित करेगी, लेकिन तब तक विघटन नहीं होगा जब तक अध्यक्ष को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कारण कौन से नगर पालिका विघटित करने के, ये 4 कारण है। और कैसे करेगी, कारण बताते हुए सरकार बताएगी कौन सा कारण है, राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और उसके बाद विघटन करने से पहले अध्यक्ष को स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, विघटन का आदेश तब तक पारित नहीं होगा, अब उसको मौका दिया गया, मौका देने के बाद सरकार क्या करेगी, अपने जो भी आरोप लगाए सरकार ने उनको लेखबद्ध विवरण तैयार करेगी। उसके बाद में एक समिति गठन किया जाएगा, उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, वो आरोपों की जांच करेगी। ठीक है, अब देखिए विघटन का परिणाम क्या होगा, तो सभी सदस्य अपना रिक्त पद जो है वो रिक्त कर देंगे। दूसरा, सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी या व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो नगर पालिका के कर्तव्य और शक्तियों का पालन करेगा। इसके आगे वाले की प्रक्रिया जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि विघटन के अगर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा, अगर जो समय है वो शेष जो अवधि है वो 6 माह से कम है तो चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। और विघटन के जो आदेश हैं कारण उनको कारणों सहित विधानमंडल के समक्ष रखना पड़ेगा। अब देखिए धारा 323, नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद, अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कैसे होगा। ठीक है, तो अगर एक ही जिले की 2 नगर पालिकाएं, मान लो ये एक जिला है, इसकी 2 नगर पालिकाएं हैं, इनके अंदर विवाद हो गया तो इसका निपटारा कौन करेगा, कलेक्टर साहब करेंगे। लेकिन मान लो कि 2 जिले हैं, एक जिला ये है, दूसरा जिला ये है, एक नगर पालिका इसकी है, एक नगर पालिका इसकी है, इन दोनों के मध्य विवाद है, तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो ये करेगा संभागीय आयुक्त। ठीक है, और इनका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, आप किसी दूसरे न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर मान लो, ये तो हो गई अपने जिलों की बात। दूसरा, कोई नगर पालिका और नगर सुधार न्यास है, ठीक है, नगर पालिका जेडीए है, नगर विकास प्राधिकरण है, ठीक है, या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो इसका निपटारा राज्य सरकार स्वयं करेगी और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तो ये विवाद की स्थिति में धारा 323 और 324 किससे संबंधित है, विवाद से संबंधित है। उसके बाद देखिए धारा 325 में लिखा हुआ है कि सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति। अब ये सारी शक्तियाँ किसकी हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं। अध्याय का नाम ही नियंत्रण है। नियंत्रण किस पर, नगर पालिका पर, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। उसके क्या क्या प्रावधान है, किस किस प्रकार से वो नियंत्रण कर सकती है, वो सारी चीज़ें इस अध्याय में दी हुई हैं। ठीक है, तो अब क्या कहती है धारा 325 कि राज्य सरकार जो है किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, और अगर नगर पालिका द्वारा कोई भी नियम बनाया गया है उसको पूर्णतः भागतः परिवर्तन कर सकती है, या तो उसको पूरे को हटा सकती है, उसमें कुछ परिवर्तन संशोधित कर सकती है। परंतु नगर पालिका को, राज्य सरकार अगर ऐसा करती है तो नगर पालिका को इसको करने का आधार बताएगी, कारण बताएगी भाई हमने ऐसा क्यों किया है, और नगर पालिका को स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा। निश्चित कालावधि में परिवर्तन की, जैसे ये परिवर्तन की तारीख जो है तो राजपत्र में प्रकाशित होगी, और अगर राजपत्र में प्रकाशित नहीं है तो जिस दिन से राजपत्र में गजट में प्रकाशित होती है उसी दिन से इसको लागू मान लिया जाएगा। ठीक है, ये होगी धारा 325। अब देखिए धारा 326 में लिखा हुआ है सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। बस सरकार ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो सरकार किसी दूसरे को सौंप सकती है या प्रत्यायोजित कर सकती है। ठीक है, तो अब बिल्कुल ऐसे नगर पालिका का गठन करना, कार्यों का संचालन करना, ऐसी चीज़ों को छोड़कर, तो ऐसी कितनी धाराएं हैं देखिए, धारा 3 है, 6, 7, 67,
94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337 से लेकर के 339, 340, ये सारे इनमें हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन धाराओं को हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें क्या क्या प्रावधान है, तो इन प्रावधानों को छोड़ करके, दूसरा अपील प्राधिकारी की नियुक्ति की शक्ति को छोड़ करके, इनको छोड़ करके सभी शक्तियां अधीनस्थ को सौंपी जा सकती हैं, प्रत्यायोजित की जा सकती हैं। ठीक है, और राज्य सरकार निश्चित कालावधि के लिए कुछ शक्तियां कलेक्टर को या नामित व्यक्ति को भी प्रत्यायोजित कर सकती है। किसमें लिखा हुआ, धारा 326 में। अब देखिए धारा 327 क्या कहती है, अभिलेख मंगवाने की शक्ति। तो राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी नगर पालिका के आदेश की शुद्धता की, वैधता की और औचित्य की जांच कर सकता है। जांच के बाद उसको स्थगित भी कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। इसका आदेश जो अंतिम होगा नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, ये क्या कौन कहती है, धारा 327। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना करके अगर आप याद करोगे तो आपको इजी से याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, वीडियोज़ को देख करके नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवीजन करें और वीडियोज़ को बार बार सुनें। पहले कम स्पीड में, फिर ज़्यादा स्पीड में सुनने से याद होगा। ठीक है, ये हमने देखी है धारा 309 से लेकर के 327 तक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये धाराएँ आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी जितनी भी धाराएँ अध्याय 14 है उसका एक इमेज बन जाए एक साथ सारी धाराओं की। सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 309। 309 में हमने ये पढ़ा था कि निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इसके कार्य और शक्तियाँ भी कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार डिसाइड करेगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 310। 310 में हमने ये पढ़ा था कि निरीक्षण या पर्यवेक्षण करने की शक्तियाँ, तो ये किसकी शक्ति होगी, ये राज्य सरकार की शक्ति होगी। राज्य सरकार जो है नगर पालिका के किसी भी कार्यालय में स्थावर संपत्ति में प्रवेश कर सकती है, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवा कर जाँच कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई नगर पालिका कोई दस्तावेज देने में असमर्थ है तो उसे लिखित कारण पूछ सकती है कि आप ये डॉक्यूमेंट क्यों जमा नहीं कराना चाह रहे। इसके अलावा जाँच रिपोर्ट सौंप सकती है। और ये जो कार्य करेंगे ये सारे जाँच अधिकारी कौन होंगे, ये SDM से नीचे रैंक का कोई नहीं होगा, सारे ऊपर वाली रैंक के अधिकारी होंगे। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 311। 311 में हमने ये देखा था कि नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, तो ये राज्य सरकार की शक्ति होगी और इसी के आधार पर हमने 310 पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखी थी 312। 312 में हमने ये देखा था कि नगर पालिका के आदेश के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति, तो राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका के आदेश को निलंबित कर सकती है। उसके लिए राज्य सरकार खुद या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इसको निलंबित करेगा। वो एक फोटोकॉपी जो है आदेश की, एक फोटोकॉपी राज्य सरकार को भेजेगा, एक नगर पालिका को भेजेगा। नगर पालिका को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वो क्या करती है, उसको चेंज करती है या जैसा है वैसा का वैसा आदेश को रखती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 313। 313 में हमने देखा था आपात का दशा में असाधारण शक्तियाँ, तो ये DM के पास होंगी। DM जो है ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा, वो अगर वो कोई कार्य करवाता है आपात स्थिति में तो उसका खर्चा किससे दिया जाएगा, नगर पालिका से दिया जाएगा। ठीक, नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। उसके बाद धारा 314। 314 में हमने ये देखा था कि आपातकाल समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करना, मतलब अगर कोई आपात की स्थिति है, जैसे कोई युद्ध है, काल है, खतरनाक रोग है, बाढ़ है, मेले हैं, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका के द्वारा राज्य सरकार को कर्मचारी अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसके बाद है धारा 315। 315 में हमने ये देखा था कि सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण, मतलब सार्वजनिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए राज्य सरकार किसी एजेंसी को सौंप सकती है। उसके बाद हमने देखी थी धारा 316। 316 में ये देखा था कि राज्य सरकार जो ये काम करवा रही है, ये निष्पादित संक्रमण करवा रही है, उसके बारे में विशेष उपबंध। तो दूसरी बात, नगर पालिका राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है, स्थायी प्रकृति का कोई कार्य अगर ऐसा है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो निर्माण कार्य करा सकती है राज्य सरकार। उसके बाद में इसका प्रबंध नगर पालिका को सौंप भी सकती है, वापस भी ले सकती है। और इसका जो खर्चा है वो ब्याज सहित नगर पालिका निधि से लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर हमने पढ़ी थी धारा 317। 317 में हमने ये पढ़ा था नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच, तो नगर पालिका अगर कोई गड़बड़ करती है, कोई उल्लंघन करती है तो उसकी जांच करने के लिए जो राज्य सरकार है वो जांच अधिकारी को नियुक्त करेगी। उसके पास सिविल न्यायालय के अधिकार होंगे, मतलब वो दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य कर सकती है।
ठीक है, समन भेज सकते हैं, इसके अलावा साक्ष्यों की जांच कर सकते हैं, गवाह को खर्चा दिलवाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने धारा 318 पढ़ी थी। 318 में हमने ये पढ़ा था कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकना। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि नगर पालिका जो है वो कर्मचारियों की, अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है और उनकी या फिर उनको अधिक पारिश्रमिक दे रही है, वेतन दे रही है, तो राज्य सरकार की शक्ति है कि उसको कम करवा सकती है या उन अधिकारियों, जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनको हटवा सकती है। उसके बाद धारा 319 में हमने ये पढ़ा था कि नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में अगर कोई दिक्कत होती है, नगर पालिका कोई उल्लंघन करती है या दोषी पाई जाती है, तो उसके अनुपालना व्यवस्था करवाने की किसकी, सरकार की शक्ति होगी। तो सरकार को शिकायत मिलेगी, सरकार सूचना मिलने पर उसकी आवश्यक जांच करवाएगी शिकायत की। अगर नगर पालिका दोषी पाई जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक अधिकारी नियुक्त करेगी और उस अधिकारी का जो खर्चा, वेतन है वो किससे लिए जाएंगे, नगर पालिका निधि से लिए जाएंगे। उसके बाद हमने धारा 320 देखी थी। 320 में लिखा हुआ था नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, तो इसके लिए राज्य सरकार जो है उस अधिकारी को नियुक्त करेगी और वो 6 जो घोषणा होती है उसके 6 माह के पश्चात तक प्रथम निर्वाचन तक रहता है, लेकिन वो नया कर जो है वो अधिरोपित नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखी थी धारा 321 में हमने देखा था कि उस व्यक्ति को जिसके अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, सरकार के देयों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति है। मतलब जिसके कस्टडी में नगर पालिका निधि है उसको सरकारी भुगतान करने को कह सकती है राज्य सरकार। उसके बाद 322 में हमने देखा था कि क्षमता न होने या फिर 2/3 से अधिक कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, सरकार की शक्ति है। इसके कारण हमने देखे थे कि या तो 2/3 से अधिक रिक्ति हो, या कर्तव्यों का बार बार उल्लंघन करे, या कर शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करे, तो नगर पालिका, राज्य सरकार क्या करेगी, नगर पालिका को विघटित कर देगी। विघटित करने के बाद में लेकिन जो अध्यक्ष है उसको सुनवाई का एक बार मौका दिया जाएगा। उसके बाद में विघटन के परिणाम क्या होंगे, विघटन के परिणाम ये होंगे कि सभी पद, जो भी सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद सरकार जो है ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो इस शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसके बाद अगर 6 माह बचे हुए हैं विघटन में, 6 माह बचे हुए हैं कार्यकाल में, तो चुनाव जो है दोबारा हो जाएंगे। लेकिन 6 माह से कम की अवधि शेष बची हुई है तो फिर चुनाव दोबारा नहीं होंगे। उसके बाद धारा 324 और 323 दोनों विवाद से संबंधित है। अगर विवाद एक ही जिले की 2 नगर पालिकाओं के बीच होता है तो इसका निपटारा कलेक्टर करेगा। अगर 2 अलग अलग जिलों की नगर पालिकाओं के बीच विवाद होता है तो इसका निपटारा संभागीय आयुक्त करेगा, इनका निर्णय अंतिम होगा। अगर मान लो नगर पालिका या नगर सुधार न्यास जैसे जेडीए है और नगर पालिका के बीच में विवाद होता है तो इसका निपटारा राज्य सरकार करेगी, उसका निर्णय जो है वो अंतिम होगा। उसके बाद हमने देखी थी धारा 325 में हमने देखा था सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों या नियमों को रद्द करना। मतलब सरकार जो है नगर पालिका की विधियों उपविधियों को राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से रद्द कर सकती है। उसके बाद हमने देखी थी धारा 326 में हमने देखा था सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, कौन कौन सी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती है, कौन कौन सी नहीं कर सकती। तो हमने देखा था धारा 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 339, 340 और अपील प्राधिकारी की नियुक्ति को छोड़ करके सबको प्रत्यायोजित कर सकती है। फिर हमने लास्ट धारा पढ़ी थी 327 में हमने ये पढ़ा था कि अभिलेख मंगवाने की शक्ति। तो राज्य सरकार या नियुक्त प्राधिकारी जो नगर पालिका उसके आदेश की वैधता की जांच कर सकता है, औचित्य की जांच कर सकता है और उसके बाद में उसके आदेश उसमें परिवर्तन कर सकता है और उसका आदेश अंतिम होगा और नगर पालिका के लिए बाध्यकारी होगा। तो ये हमने देखा है अध्याय 14 को हमने कंप्लीट देख लिया है। इसमें धारा 309 से लेकर के 327 तक थी। अब इसके बाद में जो है 15, 16 और 17 जो है अध्याय अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके आगे कोई अध्याय नहीं पढ़ेंगे। अपने अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम। अपने नियम 3 नियम दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको उसकी एक क्लास हो जाएगी। उसके बाद एक क्लास किसकी होगी, उसकी योजनाओं की एक क्लास हो जाएगी। उसके बाद अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहें, ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहें। और आपको कैसे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको सुझाव कमेंट बॉक्स में या आपके जो डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।